नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरी इस वीडियो में। दोस्तों आज हम फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन कंपनी के बारे में बात करेंगे और इस कंपनी के बारे में आपको A to Z सब कुछ बताऊंगा। ये कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, कैसे इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अब ये किस किस बिजनेस में है, इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके इस साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट भी हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट में इसने कैसा बिजनेस किया है और आगे क्या क्या कर रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इन्वेस्टोलॉजी। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन ने अपना बिजनेस और ऑपरेशन जो है वो 2001 में स्टार्ट किया था और उस टाइम ये आईसीआईसीआई इन्फोटेक अपस्ट्रीम लिमिटेड नाम से जानी जाती थी। ये फुल्ली ओन्ड कंपनी थी आईसीआईसीआई बैंक की, इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर का लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। 2006 में इस कंपनी का नाम चेंज हुआ और इस कंपनी ने अपना नाम चेंज करके फिर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस का नाम पड़ा है 2006 में, एंड 2007 में ये एक पब्लिक कंपनी बन गई और स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दी गई। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लीडिंग प्रोवाइडर है कस्टमाइज्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज का, हेडक्वार्टर इन मुंबई, इंडिया। ये संजीव गोयनका ग्रुप फुल्ली ओन करते हैं अब। और फर्स्ट सोर्स प्रोवाइड बिजनेस प्रोसेसेस मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कस्टमर सर्विस, टेलीकॉम, मीडिया सेक्टर। डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, 3-4 सेक्टर्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर बिजनेस डाइवर्सिफाइड है तो एक सेक्टर में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे इनके बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं होती है। ये क्या बिजनेस करते हैं? ये कस्टमर मैनेजमेंट, हेल्थ क्लेम एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल रेवेन्यू साइकिल, अंडर राइटिंग सर्विसेज, फाइनेंस अकाउंटिंग, कलेक्शन एंड रिकवरीज, कंसल्टिंग, यही सब सर्विसेज ये अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराते हैं और ये इनका मेन बिजनेस भी है। ये लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की। आप इसमें देख सकते हैं ये 2019 और 20 की एनुअल रिपोर्ट है जो कि लेटेस्ट है। आपको मैं इसमें बताता हूँ अभी कैसे आप इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकते हैं कम टाइम में। एक क्विक स्नैपशॉट ले लेते हैं इनके परफॉर्मेंस हाइलाइट्स का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस ईयर इनका रहा है 40,986 मिलियन रुपीज़, जो कि ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो 7.1% अप हुआ है। मतलब पिछले साल के मुकाबले 7.1% ज़्यादा रेवेन्यू आया है। अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं इनका तो 4,437 मिलियन रहा है, जो कि 10.8% है रेवेन्यू का। ऑपरेटिंग मार्जिन 10.8% है रेवेन्यू का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा बिजनेस और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग मार्जिन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखेंगे तो इनका है 3,397 मिलियन रुपीज़, 8.3% ऑफ रेवेन्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स देने के बाद जो भी प्रॉफिट कंपनी के पास बचता है वो होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी होता है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। कुछ की नंबर्स पे नज़र डाल लेते हैं कि अगर हम रेवेन्यू देखें FY20 का तो 41 बिलियन रुपीज़ रहा है। ग्लोबल 100+ ग्लोबल क्लाइंट्स हैं इनके पास, 4 कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं। 21,000+ फर्स्ट सोर्सर्स हैं ग्लोबली जो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की सर्विसेज को यूज़ करते हैं। 21,000, दैट आर ह्यूज नंबर। हाँ, तो जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ उनके कुछ बिजनेसेस हैं, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पहले हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में काफ़ी वाइड रेंज ऑफ सेगमेंट्स और वाइड रेंज ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे रिटेल है, SME बैंकिंग और कंप्लेंट एंड रिमेडिएशन, कलेक्शन एंड रिकवरीज, क्रेडिट कार्ड, ऑटो, स्टूडेंट लोन, फिनटेक, कमर्शियल फाइनेंसिंग, मॉर्गेज। दे प्रोवाइड एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर अ बैंक पर्पज़। बैंक को जितनी भी ज़रूरतें होती हैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और इसीलिए कंपनी काफ़ी ज़्यादा आजकल इस कंपनी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है और ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी कर रही है। अगर मैं इनके क्लाइंट्स की बात करूं तो दे हैव 3 of the top 6 रिटेल बैंक्स इन US, 4 of the top 10 lenders in US, 3 of the top 5 credit card issuer in the US, 5 of the top 10 mortgage services in the US। इनके पास बहुत अच्छा बिजनेस है, सारी अच्छी कंपनीज़ के साथ ये इन्वॉल्व हैं। आप जैसे देख सकते हैं 3 of the top 6, 4 of the top 10, 3 of the top 5, 5 of the top 10, मतलब टॉप की जितनी भी कंपनीज़ हैं इनके साथ काफ़ी इन्वॉल्व हैं और ये उनके साथ मिल के काम कर रही हैं। इनका अगला बिजनेस सेगमेंट है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी आप देखेंगे काफ़ी 650+ हॉस्पिटल्स, ये 650+ हॉस्पिटल्स में क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं अपने,
और 5 ऑफ द टॉप 10 हेल्थ इंश्योरेंस एंड मैनेज्ड केयर कंपनीज इन द यूएस। यहाँ पे भी इनके क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे हैं और ये अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे हॉस्पिटल प्रोवाइडर, एलिजिबिलिटी एंड एनरोलमेंट सर्विसेज, रिसीवेबल मैनेजमेंट, हेल्थ प्लान्स, हेल्थ एंड फार्मेसी बेनिफिट। आजकल आप देख रहे हैं हेल्थ प्लान्स काफ़ी ज़्यादा, अगर कोविड-19 के देखें तो हेल्थ प्लान काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं इंडिया में भी, हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं और ये क्लेम भी लेते हैं और मेंबर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अगला बिजनेस सेगमेंट है कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो ये नंबर 1 कंपनी जो है ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया कंपनीज इन यूके में, ये उसके साथ काम कर रहे हैं। टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज में 2 ऐसी कंपनी है टॉप 6 में जिनके साथ ही काम कर रहे हैं और इसमें भी ये काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज, केबल टीवी, ब्रॉडबैंड, टेलीफोनी, ई कॉमर्स, कंज्यूमर टेक, शेयर्ड इकोनॉमी। टेलीकॉम सेक्टर और ऐसे मीडिया सेक्टर को, एंटरटेनमेंट सेक्टर को जितनी भी सर्विसेज चाहिए होती हैं सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। कुछ उन्होंने यहाँ पे ये दिया हुआ है इनके परफॉर्मेंस के बारे में, शॉर्ट में दिया हुआ है। जैसे अगर हम इनका रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू हर साल इंक्रीज़ कर रहा है, सिर्फ FY18 में थोड़ा सा कम हुआ था, बाकी हर साल CAGR 5% से इंक्रीज़ कर रहा है। अगर हम EBITDA देखें, EBITDA होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, अमोर्टाइजेशन, डिप्रिशिएशन, ऑल दीज इंक्लूड करके इनका जो EBITDA भी अगर देखेंगे तो हमारा 10% का CAGR से ग्रो कर रहा है, जो कि हर साल इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी इनका हर साल इंक्रीज़ हुआ है CAGR 6.2% से। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सिर्फ FY20 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा सा कम हुआ है FY19 के मुकाबले, और वो CAGR 5.5% से ग्रो कर रहा है। कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारी कंपनीज़ को नुकसान हुआ है, इसमें ये भी इंक्लूडेड है। इनको नुकसान नहीं हुआ बट इनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया है। इसमें इन्होंने वो सारी बातें बताते हैं जो इस साल इनका ग्रोथ कैसी रही है, इन्होंने क्या क्या चीज़ें और की हैं, क्या माइलस्टोन अचीव किए हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं। और उसके बाद आता है मैसेज फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। ये भी उसी चीज़ पे बात करते हैं, लेकिन ये थोड़ा और भी अप्रोच में बात करते हैं और ज़्यादा चीज़ों को खोल के रखते हैं कि आप क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनीज़ को करनी चाहिए। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, इसके MD और CEO को तो आप जानते हैं, विपुल खन्ना इनके MD और CEO हैं। अगर हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कॉर्पोरेट बॉडीज़ का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे जो प्रमोटर्स ने होल्ड करके रखा है वो है 2019 में 54.12 था, और नंबर ऑफ शेयर जो परसेंटेज ऑफ शेयर्स हैं जो 31 मार्च 2020 में 53.90 हैं। अब आप कह रहे होंगे प्रमोटर्स ने कुछ शेयर्स बेचे हैं, वो बेचे नहीं है, इन्होंने कुछ शेयर्स ESOP अलॉटमेंट में दिए हैं। 27,61,750 शेयर्स इन्होंने दिए हैं ये ESOS अलॉटमेंट में, जिससे इनकी शेयर होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज़ कर गई दिखाई दे रही है, वरना इन्होंने अपने शेयर्स को सेल नहीं किया है। फॉरेन शेयर होल्डिंग्स कोई नहीं है, लेकिन हम FII की बात करेंगे तो, और म्यूचुअल फंड्स की बात करें, म्यूचुअल फंड में 2019 में 4.38 थे। म्यूचुअल फंड हाउस ने अब 7.46% होल्ड कर रखा है इसमें कंपनी में, जो कि इंक्रीज़ है 3.08 का। बैंक्स ने 4.76 था 2019 में, जो कि 4.87 है, स्लाइड इंक्रीज़ हुआ। FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं 9.59 था उसमें क्या कहता है 2019 में, और 2020 में इनका 9% FII होल्ड कर रहे हैं, डिक्रीज़ थोड़ा सा हुआ है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और इनका अगर हम टोटल देखेंगे तो ये 18.73 है, जो कि ये बढ़ के 21.33% हो गया है। ये किसकी बात हो रही थी, ये अगर हम पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात हो रही थी। पब्लिक शेयर होल्डिंग में ये भी आते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस पब्लिक शेयर होल्डिंग है और नॉन इंस्टीट्यूशंस नीचे हैं। और जो तो इनके में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ 2.60 का इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखेंगे तो। नॉन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग देखेंगे तो इसमें इंडिविजुअल्स जो 1 लाख तक के शेयर होल्ड करके रखते हैं वो है 11.10 थे 2019 में, जो कि अभी भी जो कि थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है 11.01 हो गया है, 10 से 01 हो गया है, स्लाइड इंक्रीज ऑफ 0.09%। और अगर हम देखेंगे तो 1 लाख से ऊपर के शेयर्स जिनके पास हैं तो उनका नंबर 12.12 था 2019 में, जो कि 2020 में 10.25 हुआ है, थोड़ा सा डिक्रीज 1.87। और अगर इनका हम टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न यही था
और अगर हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बता दूं तो ये 100% आ गया। शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा इनकी ओनर के पास जो शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है वो है 53.12। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि प्रमोटर ने काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग बनाए रखी है कंपनी में। ये मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट है, इसको आप पूरा पढ़िए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है और यही कंपनी के बारे में सब कुछ आपको बता देती है, कंपनी क्या कर रही है, आगे कैसे काम करने वाली है, किस किस इंडस्ट्रीज में क्या क्या ग्रो करने वाले हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट लाने वाले हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करेंगे, ये सब कुछ आपको कंपनी की इसमें एमडी एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। इसलिए इस सेक्शन को ज़रूर पढ़ा करिए, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा बड़ा सेक्शन होता है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आप कंपनी को काफ़ी अच्छे समझ पाएंगे। और अगर आप कंपनी समझ जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट इसी कहा जाता है, वरना गैम्बलिंग ही रहती है चीज़ें। अब इनकी बैलेंस शीट देख लेते हैं, बैलेंस शीट इनकी क्या कहती है, बिजनेस कैसा चल रहा है इनका। तो ये देखेंगे, अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में अगर मैं फाइनेंशियल एसेट देखूंगा तो करंट एसेट में अगर देखूंगा तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनका 473 करोड़ से 1907 करोड़ हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पास काफ़ी है। अगर आप ये अदर फाइनेंशियल एसेट भी देखेंगे तो भी इंक्रीज़ हुआ है। और अगर टोटल करंट एसेट देखेंगे तो 8509 से इंक्रीज़ होकर 11043.24 हो गया है। और ये सारे रुपीज़ जो है मिलियंस में हैं। आप जानते हैं कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो ये मिलियन में है। अगर हम इनकी लाइबिलिटी देखेंगे, इक्विटी में देखेंगे तो इक्विटी इनके पास 27,000 है टोटल इक्विटी। और अगर हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिक्रीज़ करिए, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है। प्रोविजंस है इनके पास, प्रोविजन कोविड-19 को देखते हुए सारी कंपनी से प्रोविजंस बढ़ा दिए अपने। अगर हम करंट लाइबिलिटी देखेंगे, शॉर्ट टर्म और अदर बोरोइंग को देखेंगे तो थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आया है, 8341.2 है इनकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग। और इनकी टोटल करंट लाइबिलिटी 13,308 है। और इनका करंट एसेट जो था वो 11,000 है। मतलब अगर हम ये कहेंगे कि कंपनी के पास अगर हम देखेंगे करंट रेशियो, तो करंट रेशियो 1 से कम है, बट कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इनके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग काफ़ी कम है। और इनके पास कैश भी काफ़ी ज़्यादा है। कैश में अगर आप देखेंगे तो 2,000 करोड़ का कैश है, जो कि इनकी बोरोइंग को चुकाने में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो ख़त्म हो जाएंगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग या अपने बिजनेस से दे देंगे, क्योंकि इनके बिजनेस में इनको प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा खासा, अगर आपने अभी पढ़ा होगा तो इनको प्रॉफिट 3,000 के आसपास का प्रॉफिट मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ था। अगर हम इनके इनकम देखेंगे तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन इनकी 40,986 पिछले साल जो थी उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। रेवेन्यू इंक्रीज़ किया है 7% का, मैंने आपको बताया था ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है 40,000। और इनका टोटल इनकम जो है वो 41,074 है। इनके पास रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इनका ये देखो प्रॉफिट ऑफ द ईयर बताऊंगा आपको, तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर है 3,396। ये प्रॉफिट है ईयर का, सारे टैक्स सारे एक्सपेंसेस सब कुछ देने के बाद इनके पास जो प्रॉफिट बच रहा है वो है 3,396.85 मिलियन। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। पिछले साल से थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन ठीक उतना भी डिक्रीज़ नहीं हुआ। अगर हम अर्निंग देखेंगे इनकी अर्निंग कितनी हो रही है, तो बेसिक अर्निंग इनकी देखेंगे तो 4.90 है, पिछले साल 5.48 थी। और डाइल्यूटेड 4.89, पिछले साल 5.45 थी। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है इनका, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो पिछले साल 5,270.96 मिलियन था, जो कि इस साल 5,993.12 मिलियन है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो नेट कैश जो जनरेट हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो 4,104.04 है, जो कि पिछले साल 4,000 था। स्लाइड इंक्रीज, काफ़ी अच्छी बात है कि इनका कैश पॉजिटिव में है और इंक्रीज़ भी किया है। अगर हम कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से देखेंगे तो 143 है, पिछले साल माइनस में था 2040। अगर हम कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से देखेंगे तो ये 2,768.02 है। अगर हम इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में तो 1,230 था, जो कि अभी 473.84, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बात हो रही है। अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे एंड ऑफ द ईयर में तो 1,907.49 मिलियन रुपीज़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनके पास इस साल आया है। एक बार कंपनी के नोट्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एंड में जो ये नोट दिया रहता है
फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बाद जो भी ये नोट दिए रहते हैं इनको जरूर पढ़ लीजिए करिए। कंपनी के काफ़ी ओवरव्यू बता देते हैं आपको, और जो भी चीज़ आपको ऊपर समझ में नहीं आती उसके बारे में भी ये यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब करके बताते हैं। तो एक बार नोट्स को ज़रूर पढ़ लीजिए करिए। तो इस तरह पे कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को काफ़ी अच्छे से और काफ़ी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक दो आपने 15-20 मिनट देखा और ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। आपको रीड तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े सेक्शंस, कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जहाँ काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। अगर आप कंपनी के एक सेक्शन को रीड कर लेते हैं तो उस सेक्टर की सारी कंपनीज को फिर आप समझने लग जाते हैं। इसलिए एनुअल रिपोर्ट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मतलब ये है कि अगर आप आधे घंटे 1 घंटे भी दे देंगे तो आपकी एनुअल रिपोर्ट ख़त्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत होती नहीं किसी कंपनी के बारे में।